नमस्कार, आप देख रहे हैं रणभूमि और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। महाराष्ट्र और झारखंड में आखिरी दौर का मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए सिंगल फेज में सभी 288 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी में कांटे की टक्कर है। इन दो गठबंधनों में 6 बड़ी पार्टियां एक गुट बनकर चुनाव लड़ रही हैं। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में टूट के बाद इस बार कुल 158 दल चुनाव मैदान में है। 4136 प्रत्याशियों के लिए 9.7 करोड़ वोटर्स मताधिकार का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। चुनाव के लिए राज्य में सुरक्षा के साथ साथ वोटर्स की सहूलियत के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। महाराष्ट्र में शाम 3 बजे तक 46% मतदान दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम झारखंड की ओर रुख करें और झारखंड के महायुद्ध की बात करें तो झारखंड विधानसभा में दूसरे चरण के लिए आखिरी दौर की वोटिंग हो रही है। झारखंड में दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग हो रही है और दूसरे चरण में भी मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। दूसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन जैसे दिग्गज चुनाव मैदान में हैं और अगली सरकार के लिए ये 38 सीटें बेहद खास मानी जा रही हैं। दूसरे चरण में बाजी मारने वाले के हाथ ही सत्ता की चाबी आएगी। जी हां, पहले चरण में राज्य की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान हुआ। पहले चरण में 66% से अधिक वोटिंग हुई थी। और चलिए आज के इस महायुद्ध में अगर हम देखें, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी दौर की वोटिंग अब चल रही है। इसी को लेकर ताज़ा अपडेट के लिए मुंबई के अलग अलग पोलिंग सेंटर से हमारे 3 संवाददाता जो है वो हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। हमारे साथ अंजलि और आस्था चोपड़ा और साथ ही ऐश्वर्या जुड़ रही हैं। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो देवघर से हमारी सहयोगी तेजश्री भी जुड़ेंगी और हमारे साथ जुड़ भी गई हैं। तेजश्री, आपके पास आएंगे। चलिए सबसे पहले और झारखंड का माहौल समझते हैं। आखिरी दौर सेकंड फेज की वोटिंग और आखिरी दौर का अब यहाँ पर मतदान जो है वो चल रहा है। हमने देखा कि जो पहली चरण की वोटिंग थी वहां भी अच्छे खासे आंकड़े सामने आते हुए देखे हैं, 60% से ज़्यादा। अब तक भी जो नंबर्स वोट किए जा रहे हैं सेकेंड फेज की वोटिंग में, वहां पे भी हम 60% से ज़्यादा की वोटिंग के नंबर्स आते हुए देख रहे हैं। क्या माना जाए, ये 38 सीटों का जो सेकेंड फेज का मतदान है बहुत अहम है तमाम प्रत्याशियों के लिए और अच्छे वोटिंग के नंबर्स हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 43 सीटें पहले चरण में चुनाव 43 सीटों पर हुआ था और इस बार 38 सीटों पर चुनाव हुआ है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 60-61% के ऊपर का जो आंकड़ा गया है वो काफी बेहतर और अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार के मुकाबले पिछले असेंबली इलेक्शन के मुकाबले इस बार ज्यादा अच्छा मतदान हुआ है, ऐसा चुनाव आयोग का पिछली बार भी कहना था। और इस बार भी दूसरे चरण में काफी अच्छा लोगों ने मतदान किया है। और देखिए महाराष्ट्र के मुकाबले यदि हम देखें तो झारखंड में बहुत अच्छा मतदान हुआ है। कारण इसका साफ है, क्योंकि ये संथल परगना एक ऐसा क्षेत्र है जो आदिवासियों का है और महिलाओं का है। हम जिस भी बूथ पर गए वहां हमने एक बात सबसे स्पष्ट तौर पर देखी कि महिला वोटर सबसे ज्यादा निकलकर बाहर आ रहे थे। पुरुषों की कतार थी, महिला वोटरों की कतार थी, लेकिन सबसे ज्यादा कतारों में जो संख्या थी वो महिला वोटरों की सबसे ज्यादा थी। और यही कारण रहा कि चाहे वो जेएमएम हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों ने महिला वोटरों को पूरी तरह से साधने की कोशिश की। फिर चाहे वो तमाम तरह की अन्य योजनाएं हो, जैसे गोगो दीदी योजना हो या फिर मैया सम्मान योजना हो। उसके अलावा यदि हम बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों को लेकर भी खूब कटाक्ष किए गए, खूब वार किए गए। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर अमित शाह हो, उन्होंने घुसपैठियों को लेकर कई बार हेमंत सोरेन को घेरा। तो वही तीसरी बात यदि हम देखें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि विकास को लेकर यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि विकास यहाँ पर होना चाहिए। फिर चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, अच्छी शिक्षा वो चाहते हैं, मूलभूत सुविधाएं वो चाहते हैं। इसके अलावा हम देखें तो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो साथ रहेंगे, इस तरह के शब्दों का भी या इस तरह के स्टेटमेंट्स भी कई सारे दिए गए प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्रियों द्वारा। उसका जवाब भी हेमंत सोरेन द्वारा दिया गया। तो ये भी देखना होगा कि इन सारी बातों के चलते वोटर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। जहां तक हमने भाप पाया वो यही था कि वोटर के जो शहरी क्षेत्र का वोटर है उसके दिमाग में तमाम चीजें
थी वो आइडियोलॉजी को लेकर भी वोट कर रहा था, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र का वोटर है, जो आदिवासी क्षेत्र का वोटर है, उसके दिमाग में केवल एक ही चीज थी, उसके मन में केवल एक ही चीज थी कि मेरे क्षेत्र में मुझे लेकर, मेरे परिवार को लेकर, मेरे बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कुछ विकास हुआ है। तो इन सब समीकरणों को देखते हुए देखना होगा कि किस तरह से इस बार झारखंड का चुनाव किस तरफ रुख करता है। क्या पूरी तरह से कोई एक पार्टी को बहुमत मिलता है या फिर वही गठबंधन के साथ, गठजोड़ के साथ हर बार की तरह वही ट्रेंड को फॉलो करते हुए सरकार बनती है। बिल्कुल, काफ़ी अहम होगा देखना कि यहाँ किस तरह से आंकड़े बैठते हैं, किस तरह का समीकरण बैठता है और लगातार सरकार में बदलाव जो कि हम झारखंड में देखते आए हैं कि आपकी बार भी उसी तरह का मैंडेट जनता की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर नज़र बनी रहेगी। बहरहाल हमारे साथ अंजलि मुंबई से जुड़ी हुई हैं। अंजलि, आप बताएं, महाराष्ट्र के नंबर्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुल मेरे ख्याल से 40% के आसपास की वोटिंग नंबर्स हमें आते हुए देख रहे हैं हम 40% के आसपास। आप इस वक्त कहां पर हैं और अब आखिरी दौर का जो मतदान चल रहा है, सुबह के मुकाबले जहां हमने आपसे बात की थी तो कहा था कि आपने बढ़ चढ़ के लोग आ रहे हैं यहां पर वोट डालने के लिए, किस तरह का माहौल अब शाम होते होते और इनफैक्ट समय खत्म होते होते दिखाई दे रहा है? जी, तो इस वक्त मैं मुंबई के पेडर रोड में विला थेरेसा पोलिंग बूथ के बाहर खड़ी हूँ और हम सुबह से मलाबार हिल की तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तीनों पोलिंग बूथ्स के बाहर से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमने देखा है कि काफ़ी जो दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट है मुंबई के, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर आकर वोट कर चुके हैं। सुबह सुबह आरबीआई गवर्नर आए थे, उनके बाद एन चंद्रशेखर जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, आनंद महिंद्रा, दीपक पारेख, ऐसे कई सारी और अभी मुकेश अंबानी भी यहाँ से वोट कर गए हैं। ये सभी लोग यहाँ आकर वोट कर चुके हैं। अगर हम यहाँ के मेजर इश्यूज के बारे में बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में काफ़ी बात हुई है। जिन लोगों से हमने बात की उन सभी ने कहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को स्टेबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है कि चुनाव होने के बावजूद पॉलिटिक्स के वजह से एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करना मुश्किल रहा है। तो सभी मतदाता का ये भी कहना है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आगे चलकर बने। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन की तैयारियों पर काफ़ी तारीफ आई है कि लंबी कतारें होने के बावजूद सब कुछ स्मूथली यहाँ पर अरेंज किया गया है और वोटरों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। चलिए अंजलि, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम चलते हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या के पास भी। और ऐश्वर्या, ये बताएं कि आप कहां पर हैं फिलहाल मुंबई में और किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? समय लगभग यहां पर अंतिम दौर की वोटिंग को लेकर अब खत्म होने वाला है, क्या कह रहे हैं लोग और किस तरह का रुझान? महाराष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज वोटिंग या अपना मतदान कास्ट करे, ऐसा कहना है सारे कॉरपोरेट बिगविग्स का। अगर हेड हॉन्कोस की बात करें जो साउथ बॉम्बे की इन एरियाज में रहते हैं, मुंबई का सबसे एक पॉश एरिया है, इनका कहना है कि यूथ जो है इनका वोटर टर्नआउट कम रहा है और वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को इन पोलिंग बूथ्स पर आकर अपना वोट कास्ट करना चाहिए, अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा यहाँ पर सुबह हमने देखा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास अपना वोट कास्ट करने आए थे। उनका कहना है कि वेडनेसडे होने के कारण शायद इस बार वोटर टर्नआउट भारी मात्रा में हो सकती है। फिलहाल महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो वो ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करें तो 32% वोटर टर्नआउट रहा है। इसके अलावा मुंबई के अलग अलग रीजन्स, साउथ बॉम्बे सबर्ब्स और थाने इन रीजन्स में 27% से 30% के बीच 1 PM तक वोटिंग हो चुकी है। इसके अलावा इस बूथ पर जो एक्टिविटी हाई स्कूल है, यहाँ पर दीपक पारेख भी आए थे। इनका कहना है कि एक क्रूशियल मुद्दा, एक अहम मुद्दा मुंबई के लिए ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, इसके अलावा स्लम रिहैबिलिटेशन या स्लम रीडेवलपमेंट ये एक विषय होना चाहिए एज फार एज मुंबई की डेवलपमेंट की बात करें। और ये एक अहम मुद्दा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा नवीन अग्रवाल जो वाइस चेयरमैन है वेदांता ग्रुप के, उन्होंने भी कहा है कि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और एक फेवरेबल स्टेट रहा है एज फार एज इंडस्ट्रीज
या कॉरपोरेट्स है, इनके लिए यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसकी अपॉर्चुनिटी हम आगे देख सकते हैं। और राइट ऐश्वर्या, यहाँ पर आपने साउथ मुंबई में और बड़े बड़े कॉर्पोरेट से बातचीत की और उनकी क्या मांगे हैं और किस तरह से उन्होंने सुधार होता हुआ देखा है, इस पर बातचीत की है। लेकिन हमारे साथ अब खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक अनुज अग्रवाल और साथ ही सरकार की सहयोगी संपादक मृणालिनी नार्लिवरेकर हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मृणालिनी जी, आप ही के पास आऊँगी सबसे पहले। हमेशा से देखा गया है कि महाराष्ट्र में जब भी मतदान की बात आती है तो वोटर टर्नआउट जो है लगभग अभी तक के आंकड़े जो हमें 46-48% आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी में ही सिमटता हुआ दिखाई देता है। और खासतौर से अगर हम कुछ इलाकों की बात करें, अगर मुंबई का उदाहरण लें तो साउथ बॉम्बे में हमेशा हम थोड़ा सा कम टर्नआउट देखते हैं, युवा वोट नहीं देता है। और अब की बार जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मेल मिलाप है ना, क्या लगता है आपको, क्या आप भाप पा रही हैं? आप सुबह से ही हम आपको चैनलों पर देख रहे हैं, आप अपने व्यूज़ साझा कर रही हैं सभी के साथ। तो क्या समीकरण महाराष्ट्र में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? अब बस कुछ ही समय में चर्चा भी होगी एग्जिट पोल्स पर, तो समझाइएगा आप क्या समझ पा रही हैं? महाराष्ट्र में हमेशा 60% के आसपास वोटिंग रहता है। असेंबली की बात की और लोकसभा चुनावों की बात की, इस बार उतना जाएगा ऐसा नहीं लग रहा है। इसका मतलब साफ है, गत 5 साल में महाराष्ट्र में जो गड़बड़ चालू था उससे जनता का कोई लेना देना नहीं, और जनता ने परिवर्तन की जो संधि थी उसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई है, क्योंकि उनको लगता है कि ये मिलबांट इकट्ठा है, कोई भी किसी भी पार्टी में जा सकता है। मुंबई के लिए ये चुनाव बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण था। बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है मुंबई में पिछले 5-6 सालों में, उसको स्टॉल करने की कोशिश की, ऐसा महायुति का हमेशा दावा रहा। और वो मविया ने हमेशा बोला कि नहीं, हम तो लोगों के लिए कुछ तो करके आए। इसका रिफ्लेक्शन मुझे आज की वोटिंग में दिख रहा है। जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, थोड़ा सा जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास बस्तियां थी वहां पे ज्यादा वोटिंग है। हो सकता है कि ये वोटिंग बीजेपी के पक्ष में ज्यादा है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स थे वो अभी निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी बड़ी कतारें लगना चालू हो गया है, पता नहीं वोटिंग कितना दूर तक जाएगा। लेकिन जो कुछ भी चल रहा था उसमें जनता की कोई रुचि नहीं थी, यह जनता ने फिर से एक बार दिखा दिया है। से मैं समझना चाहूँ तो आखिर किस बात पर वोट किया जा रहा है? मैं शहरी और ग्रामीण इलाकों पर भी जाऊंगी, लेकिन वो चर्चा में हम बाद में लेकर आएंगे। अभी मुझे आपसे ये समझना है कि वोट किस मुद्दे पर डल रहे हैं फिर? अनुज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ। जी अनुज बोलिए, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने सवाल सुना? अच्छा, जी हाँ, जी हाँ, बोल सकते हैं। अच्छा, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी देखिए, निश्चित रूप से कटोगे बटोगे तो कटोगे, ये नारा जो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की पूरी फिजा बदली है। अपने काम के साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जिस तरह से महायुति ने 1500 रुपये महीना हर 21 से लेकर 65 साल की महिला को देना प्रारंभ किया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट झारखंड में भी दिख रहा है। 1000 रुपए पर मंथ यहाँ की सरकार दे रही है, जेएमएम की सरकार दे रही है नारियों को। तो ये आज की डेट में सब वोटर ये समझ चुके हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों की कोई लॉयल्टी नहीं है, आपस में ये कहीं जा सकते हैं, और ये सब लोग करप्शन करते हैं। इसलिए बेटर है कि हमारी जेब में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। और आम वोटर जो महंगाई से बहुत बुरी तरह त्रस्त है, उसको कुछ भी राहत अगर मिलती है तो वो उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है। उसको एक तरह से इमोशनल उसका अटैचमेंट उस पार्टी से हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में मराठी मानुष का मुद्दा चाहे जितना हो, लेकिन भगवाकरण हिंदू बनाम मुस्लिम जाति की जो महागाड़ी ने बात की, उसके जवाब में जो जिस तरह से हिंदुओं को एक करने की कोशिश करी संघ परिवार ने, उसका असर दिख रहा है। और निश्चित रूप से एडवांटेज महायुति को महाराष्ट्र में होंगी। और जिस तरीके से कम वोटर निकला है वो भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं यथास्थिति मतदाता रखना चाहता है। लेकिन अगर झारखंड की बात देखें, जिस तरीके से यहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो ये अपने आप में एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी हो सकता है।
और सबसे बड़ी जो यहाँ पे काम हुआ है कि जेएमएम ने उतना काम नहीं किया, लेकिन वोटरों की जेब में 1,000 रुपए डाल के उसको लुभाने की जो कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ने उनके जो पुराना उनका जो वोट बैंक है वो ईसाई, मुस्लिम और आदिवासी है, उसमें बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करने की कोशिश की है और लगातार इस आदिवासियों के बीच मुद्दा उठाया है कि मुस्लिम वोटर आकर, मुस्लिम बाहर से आकर, चाहे बांग्लादेश से आए हो, चाहे कहीं और से आए, रोहिंग्या मुसलमान आए हो, उन्होंने आके तुम्हारे संसाधन कब्जा कर लिए, तुम अल्पसंख्यक बनाते जा रहे हैं और उनके साथ गठजोड़ करने से तुम्हें नुकसान हो। और बहुत सारे जेएमएम के नेता जो हैं वो इवन पिछले मुख्यमंत्री जो थे चंपई सोरेन, वो तक भी बीजेपी में आए हैं। इसका भी आदिवासी वोटरों पर बहुत फर्क पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे और ये नारे अपनी जगह, लेकिन लोकल जो माइक्रो लेवल पर जिस तरीके से खेल हुए हैं वोट बैंक को शिफ्ट कराने के, चाहे महाराष्ट्र में हुए हो और चाहे झारखंड में, ये एकदम दूरगामी परिणाम देंगे। और हम मुद्दों से निकलकर, क्योंकि आम वोटर बहुत ज्यादा उन चीजों में नहीं उलझता है, वो अपने माइक्रो मैनेजमेंट में और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी करती हैं और लास्ट टाइम एफर्ट करती हैं, जैसे भी मैडम ने कहा कि इस समय एकाएक झुग्गियों से बहुत तेजी से वोटर निकलना शुरू हो गया, यही ये पूल मैनेजमेंट होता है, माइक्रो मैनेजमेंट होता है, लास्ट फेज में किया जाता है, यही डिसाइडिंग होता है। उसमें सारे खेल खेले जाते हैं और मुद्दे एक साइड हो जाते हैं। वोटर ये देखता है कि मुझे क्या मिल रहा है, शराब मिल रही है कि नहीं मिल रही, मेरी जेब में पैसा आ नहीं आ रहा, वोटर खरीदने का खेल भी चल जाता है। और बहुत सारे कैश इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश में बरामद भी किया है, महाराष्ट्र में भी और झारखंड में बहुत ज्यादा इस तरह के खेल हुए। और अभी बिटकॉइन वाला मसला भी आया और 5 करोड़ रुपए का ताबड़े जी वाला मसला भी सामने आया कि मतलब सारे खेल पैसों से वोट खरीदने के और उनके गिफ्ट देने के और उनको रिश्वत देने के, उनको फ्रीवीज बांटने के, इन पर ज्यादा डिपेंड हो गया। क्योंकि आम वोटर जो बल्क में वोट डालता है उसके लिए सारे मैटर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब विकास की बातें, मराठा मानुस की बातें, भगवा वाली बातें, ये सेकेंडरी मैटर कहीं ना कहीं हो जाती है। मृणालिनी जी, एक सवाल हम कर लेंगे झारखंड पर, मृणालिनी जी, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए झारखंड चुनाव 2014 में हमने देखा कि बीजेपी जो है 37 विधानसभा सीटों पर जीत इनको मिली थी और यही सूबे के चुनावी इतिहास में किसी भी दल का अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी रहा है, अगर मैं झारखंड की बात करूं मृणालिनी जी। अब ऐसे में हर साल एक नई सरकार चाहिए होती है जनता को, बाकी तमाम मुद्दे भी है जो काफी हद तक अनुज ने भी हाईलाइट किए हैं। आप किस तरह से अब झारखंड की राजनीति में हवा बदलती हुई देख रही हैं, अगर बदल रही है तो किस तरह से अब विकास के मोर्चे पर हो या आदिवासियों के विकास के मोर्चे पर हो, कैसे यहाँ बदलाव होने की संभावना आती हुई दिखाई दे रही है? मुझे लगता है बीजेपी ने 400 पार का नारा जब से प्रत्यक्ष में नहीं आया है तब से तीनों राज्यों के जो चुनाव थे वो बड़े ही गंभीरता से ले लिए हैं। एक राज्य में क्या हुआ, हरियाणा में हमने देखा जाटों के वोट के कारण नतीजे बदल गए। महाराष्ट्र में काफी विस्तार से बात हुई, आगे भी बोलेंगे। झारखंड में देखा जाए तो जो आदिवासी इलाका है वो अपने साथ नहीं है, ऐसा जो चित्र निकल के आया है वो बीजेपी को बड़ा दुख देने वाला है। इसलिए बीजेपी ने अभी एनडीए के बनाम आगे जाते हुए आदिवासी क्षेत्र में बहुत ज्यादा कारपेट बॉम्बिंग की कोशिश की है। झारखंड उन्होंने एक लैबोरेटरी की तरह इस्तेमाल किया था। झारखंड की जो राजनीति चली वो बहुत ही खराब थी, उसके जो नतीजे थे, नैतिकता कुछ बाकी नहीं रही थी। तो ये झारखंड बीजेपी हाथ में रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न करेगी। नरेटिव जो लोकसभा के बाद में आया है कि मोदी जी कहीं तो भी फेड आउट हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए झारखंड और महाराष्ट्र जीतने के लिए बीजेपी ने बहुत कोशिश की है। और मैं जितना समझती हूँ आदिवासी इलाके में मोदी जी ने, बीजेपी ने और संघ परिवार ने इस बार बहुत ज्यादा जोर दिया है। उसका नतीजा शायद ऐसा हो सकता है कि एनडीए बहुमत के करीब जा सकती है। आपने 2014 की बात की, तब मोदी जी का जो जलवा था वो चालू हो गया था, उससे अभी भारत दूर निकल के आया है। जॉब्स नहीं है, बात चालू हो गई है, जीडीपी कम है, बात चालू हुई है। उसको रोकने के लिए झारखंड के नतीजों में प्रभाव डालने का बीजेपी की तरफ से कोशिश है।
ऑलराइट, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम रुकते हैं क्योंकि हमने शुरुआत में जब मतदान की शुरुआत हुई तो मुंबई में आखिर कौन कौन सी दिग्गज हस्तियों ने वोट डाले हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास समेत कई कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक दिग्गज और बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल हैं। इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने क्या कुछ कहा मतदान डालने के बाद, अपना वोट डालने के बाद, आइए आपको सुनाते हैं। The election is being held today. The polling is in the middle of the week, so expectation is that the percentage should be more, especially in South Mumbai. I would appeal to everybody to vote because it's our constitutional right and everybody must exercise the voting right. मुझे पूरा विश्वास है कि लोग भारी बड़ी संख्या में वोट डालने निकलेंगे और इस बार अपेक्षा से अधिक वोट होगा और लोग एक अच्छी सरकार जो महाराष्ट्र में विकास को गति दे, प्रगति को गति दे, ऐसी सरकार के लिए वोट करें। चलिए, इसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख समेत कई दिग्गज कॉर्पोरेट्स भी वोट डालने के लिए पहुंचे। इस दौरान इन दिग्गजों ने आम लोगों को घर से निकलकर वोट डालने की अपील भी की। To incentivize companies, we have to make it easier for industrialists to set up manufacturing units here. We have the talent, we have the human resources, but we do not have incentives from government. We have to be on overdrive. The government in power, which comes to power, has to be on overdrive, trying to encourage Indian industrialists to set up factories here, make it easier for them to get land. Gujarat has taken a lead over Mumbai, over Maharashtra. बहुत अच्छा वोटिंग हो रहा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने लोगों से आह्वान किया था कि भारी संख्या में बाहर पड़ो, मुंबईकर ने उनको प्रतिसाद दिया है। रिकॉर्ड वोटिंग इस बार होगा। I decided to give my vote to the coalition that I thought would have the best chance of doing two things to ease. One is elevating the quality of life of the average citizen in Mumbai as well as in Maharashtra, and secondly, elevating economic growth, because we've been falling behind the national average in our growth rate. So I think there's an urgent need to make Mumbai and Maharashtra the engine of growth in our country again. एक ही संदेश है सभी नागरिकों के लिए कि आप आए, अपने घर से निकल के वोट करें। आप देखेंगे कि ये आपकी हक मिलता है, ये आपकी ड्यूटी है कि सभी आके वोट करें। प्रोसेस बहुत साधारण, बहुत सिंपल है। आप आइए, 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं, और वोटिंग सेंटर्स भी इतने हैं कि आपको घर से आने में भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो मेरी तो यही आपसे प्रार्थना है कि आप आके वोट करें। मैं 1977 से पहली बार वोट कर सका और आज तक वोट करते आया हूँ। आप भी इसमें भाग लीजिए। चलिए, इसी के साथ इस पेशकश को फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अब नज़र हमारी एग्जिट पोल्स पर रहेगी। लेकिन हमारे साथ अनुज अग्रवाल और मृणालिनी नानिवडेकर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी तेजश्री और अंजलि, आप दोनों भी जुड़े और लगातार अपडेट कर रहे हैं इस पूरे दिन के खास एक्शन को लेकर। हमारे दर्शकों को आपने जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इजाज़त है इस खास पेशकश में, लेकिन जल्द मिलते हैं आपसे एग्जिट पोल्स के साथ। नमस्कार।